जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज गणतंत्र दिवस का पर्व है, तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों खूब मेहनत से पढ़िए और टाइम कम बचा हुआ है तो रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन अगर गलती हो, क्वेश्चन अगर मान लीजिए गलत कर रहे हैं या आप मान लीजिए क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही तो फिर से उसको करिए, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर नीट के एग्जाम में आ जाएगा तो अगर आप किए रहेंगे तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले हम लोग का मिशन है, मिशन नीट 2026 के लिए। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हमारे आदरणीय डॉक्टर SP सिंह सर के निर्देशानुसार इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। देखिए बात करते हैं हम लोग SBTS टेस्ट 13 का। ये पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द IPAC नेम ऑफ कंपाउंड इज। इस कंपाउंड का IPAC नेम आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ अगर हम लोग किसको जोड़े हैं, बेंजीन की। और देखो यहाँ अगर बात करते हैं हम लोग हैं, यहाँ C6H5 है, यहाँ C6H5 है। तो याद रखिएगा C6H5 CH3 और OR एल्काक्सी और हाइड्रोजन ग्रुप NO2, ये सब क्या होते हैं, प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। यहाँ पर जो OH होता है वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फंक्शनल ग्रुप से हम डिसाइड कर देंगे कि नंबरिंग क्या करें और क्या इसका IPAC नेम होगा। तो देखो भैया यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी। तो 1 पे और 4 पे क्या है आपका, डाइफेनिल है। तो 1,4 डाइफेनिल, देखिए हर जगह लिखा हुआ है। और 2 यहाँ पे क्या देखो, ब्यूटेन 2 आल। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूटेन 2 आल या 2 ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन 2 आल या 2 ब्यूटेनॉल मीन्स क्या हो जाएगा आपका, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इस बेसिस पे हम लोग क्या जान सकते हैं, हम लोग हैं यहाँ पे देखो लिखा हुआ है C6H5, ये सब क्या होते हैं, देखो ऑलवेज प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो इसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। द करेक्ट नेम ऑफ IPA, द करेक्ट नेम ऑफ कंपाउंड इज। तो देखो यहाँ पे क्या दिया आपका है, यहाँ पे COOR, देखो COO क्या है आपका, यहाँ पे एस्टर ग्रुप जुड़े हुए हैं, COOR एस्टर ग्रुप। तो एस्टर ग्रुप का सफिक्स नेम क्या होता है, OH होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे देखें तो देखो यहाँ पहला नाम क्या दिया हुआ आपका है, 1 मेथिल एथिल प्रोपेनोएट। तो 1 2 3 और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, OH। तो 1 अगर इसे मान लें हम लोग 1 2, तो क्या है 1 पे क्या है आपका, मेथिल और एथिल। तो 1 मेथिल एथिल प्रोपेनोएट, ये भी सही है। यहाँ अगर इसको हम लोग बोलें तो आइसोप्रोपिल भी कर सकते हैं। तो आइसोप्रोपिल प्रोपेनोएट, ये भी आपका सही है। इसका मतलब क्या होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें हम लोग तो यहाँ पे COOR क्या होता है आपका, एस्टर, और एस्टर का सफिक्स नेम क्या होता है आपका, OH होता है, ठीक है ना। चलिए 48 की बात करें तो यहाँ पर मैचिंग दिया हुआ है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। देखो पहला क्या दिया है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें। अगर होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं तो सेम साइकिल होनी चाहिए, मीन्स सिर्फ कार्बन की चेन होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इसका नाम क्या होता है, नेप्थेलीन होता है, ठीक है ना। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर कार्बन के अलावा कोई अदर एटम होगा और उसमें एरोमेटिसिटी फॉलो करेगी। तो यहाँ पे देखो एक लोन पेयर है, यहाँ पे क्या आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब हेट्रोसाइक्लिक मीन्स कार्बन के अलावा एक नाइट्रोजन एटम रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो जो एलिफैटिक और साइक्लिक होते इसी से मैच हो जाएगा। फर्स्ट का सेकेंड, यहाँ देखो फर्स्ट का सेकेंड है, यहाँ भी फर्स्ट का सेकेंड है। सेकेंड का मतलब B का फोर्थ आपका देख सकते हैं। B का थर्ड दिया हुआ नहीं, गलत हो जाएगा, B का फोर्थ हो जाएगा। और C एलिसाइक्लिक, देखो एलिसाइक्लिक मतलब एलिफैटिक है और साइक्लिक भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, C का फर्स्ट हो जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड देख सकते हैं आप, हेट्रोसाइक्लिक है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपका यही टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये क्या आपका हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, आप देख सकते हैं आप, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें आपका दिया हुआ है, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। चलिए बात करते हैं 49 का, कंपाउंड R। तो देखो अगर हम लोग बात करें तो CONH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड कहते हैं। और यहाँ पे देखो क्या एल्डिहाइड और NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर एमाइड दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए तो ये किस आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल होते हैं,
फंक्शनल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल होते हैं। पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कामा मल्टीपल बॉन्ड कामा सब्स्टिट्यूएंट, पेरेंट कार्बन चेन सेम होना चाहिए। मेटामेरिज्म एल्किल ग्रुप का पोजीशन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाटोमेरिज्म की बात करें तो कीटोन से जब इनाल का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाटोमेरिज्म कहते हैं, और वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो देख सकते हैं आप फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे देखो आप हम लोग जानते हैं कि क्या, अगर मान लीजिए यहाँ दिखा हुआ है दूसरा एग्जाम्पल है C3H6O की बात करें हम लोग, तो एल्डिहाइड एंड क्या होगा आपका कीटोन में चेंज हो जाता है। चलिए भैया 50 की बात करें, देखो यहाँ पे क्या दिया आपका है, यहाँ एक कंपाउंड दिया हुआ है Br2 और क्या Br2 और UV अल्ट्रा वायलेट रेड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन हो जाएगी, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका जो हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है आपका जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो 3 डिग्री बनेगा। 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन 2 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा यहीं पे जुड़ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका यही प्रोडक्ट होगा। यहाँ क्या होगा आपका CH3 और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका Br। तो देख सकते हैं आप यहीं पे इसका करेक्ट आंसर जो है आपका है थर्ड इज द करेक्ट आंसर, और यही मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइलोजिनेशन से हम लोग देखते हैं और यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। चलिए बात करते हैं 51 का। देखो क्या दिया हुआ है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। यहाँ लिखा हुआ क्या, रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है आपका यूज्ड ऑफ सिग्मा ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस में क्या होगा, डी लोकलाइजेशन ऑफ क्या होगा आपका पाई इलेक्ट्रॉन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन की हम लोग बात करें तो यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है वो किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो फर्स्ट का क्या होगा थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, और क्यू का मतलब क्यू का क्या हो जाएगा आपका फोर्थ, क्यू का फोर्थ हो जाएगा। चलिए भैया अगर हम लोग बात करें इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या होगा आपका क्रिएशन ऑफ पार्शियल, क्रिएशन ऑफ परमानेंट, क्या होगा आपका क्रिएशन ऑफ परमानेंट, क्या हो जाएगा आपका पोलरिटी ऑफ क्या होगा कार्बन की चेन हो गई। तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो क्रिएशन ऑफ परमानेंट पोलरिटी ऑफ क्या होगा आपका कार्बन चेन, और यहाँ पे 3 कार्बन तक के लिए क्या होता है एप्लीकेबल होता है। इलेक्ट्रोमेलिक की बात करेंगे तो नीड बेस्ड ऑन द कंप्लीट, क्या लिखा आपका कंप्लीट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर सी का फर्स्ट, तो आपका सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू क्या होगा आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए 51 करेक्ट आंसर क्या होगा आपका सेकेंड। ठीक, यहाँ बात करें हम लोग 52। देखो 52 की बात करें तो क्या बॉन्ड लेंथ ऑफ एथेन, इथीन और एसिटिलीन एंड बेंजीन। तो एथेन की बात करेंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा एथेन में जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 क्या होता है एंगस्ट्रॉन होता है। इथीन की बात करेंगे तो कितना होगा 1.34 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, और एसिटिलीन की बात करें 1.21 एंगस्ट्रॉन हो जाता है, और बेंजीन की बात करेंगे तो कितना होगा 1.39 एंगस्ट्रॉन हो जाता है। तो फर्स्ट मतलब एथेन, फर्स्ट के बाद फोर्थ आएगा, तो फर्स्ट के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड, थर्ड का सबसे कम हो जाएगा, फर्स्ट का सबसे ज़्यादा, मीन्स क्या होगा आपका यहाँ पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए फर्स्ट 4 सेकेंड एंड थर्ड सही है। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए 53 देखो क्या दिया हुआ, विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक वही करेगा जो क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा मोस्ट रिएक्टिव वही करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग
हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है OH ग्रुप, और OH अगर ग्रुप हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सॉरी क्या होगा आपका, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा आपका, एक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी आपके यहाँ पे बढ़ जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग आर्थो पैरा पोजिशन की हम लोग बात करते हैं, तो यहीं से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे आपका यहाँ पर जुड़ रहा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। चलिए, बात करते हैं हम लोग 54 का। देखो 54 की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे अगर बेंजीन की रिएक्शन 3Cl2 और अल्ट्रावायलेट राइट 500 केल्विन पे तो यक्स बन रहा है, और एनहाइड्रस AlCl3 की बात करें तो यहाँ हम लोग याद रखिएगा, पहले वाले की बात करें तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट राइट है तो फ्री रेडिकल क्या होगा, मैकेनिज्म होगा, और जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो हर जगह से क्या होगा आपका हाइड्रोजन निकलेगा, अब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा C6H6Cl6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ये फर्स्ट, और यहाँ पर ये बनेगा। अगर आप तो यहाँ पे क्या दिया है, एनहाइड्रस AlCl3 डार्क एंड कोल्ड, तो हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हर जगह से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाता है, और जब जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा आपका C6Cl6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा C6Cl6 हो जाएगा, और इसको बोलेंगे C6H6Cl6, इसी को गैमेक्सिन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 54 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू फर्स्ट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखो इसे बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये क्या होता है आपका, देखो लिखा हुआ क्या बोलते हैं, गैमेक्सिन हम लोग बोलते हैं। इसके हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो C6Cl6 इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन हम लोग कहते हैं। चलिए, बात करते हैं 55 का, कि भाई मेरे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, असर्शन रीजन की बात कर रहे हैं। एल्कीन आर यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, एल्कीन को हम लोग फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ एल्केन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। हाँ, तो एल्केन का कंबशन कराएंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज तो होगी, क्योंकि किसी भी एल्केन का कंबशन कराएंगे तो जो थर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि हीट रिलीज होती है तो रिलीज तो हो ही रही है, इसलिए क्या होगा आपका फ्यूल में हम लोग यूज करते हैं। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा असर्शन। तो 55 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या होगा आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो भैया, बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो यही हम लोग इस पर हम लोग देख लेंगे। देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया, कैल्शियम कार्बाइड की अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे ये क्या बनता है आपका है C2, क्या बनेगा C2H2, मतलब क्या CH क्या होगा आपका यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और अगर हम लोग ग्रेनाडिन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C, और क्या होगा आपका EMgBr प्लस क्या बन जाएगा C2H6 हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन दिया ही नहीं है तो हम बता दे रहे हैं क्या होगा यहाँ पर। पहले की जी बात करें तो यहाँ पे क्या दिया है, सब जगह यहाँ दिया है C2H2, यहाँ दिया है C2H2, यहाँ पे क्या दिया है CH3C, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और चौथा तो आपका दिया है CH4 एंड C2H6। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर जो बनेगा ए क्या पूछा है, तो ये C2H2 हो जाएगा, C2H2 यहाँ पर भी, C2H2 यहाँ पर भी है। बी आपका ये दिया नहीं है तो फाइनली प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, एथेन बन जाएगा। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैल्शियम ऑक्साइड की अगर 3O3C के साथ एक्शन कराएंगे तो क्या कैल्शियम कार्बाइड प्लस CO, और यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनता है आपका, यहीं पे एसिटिलीन बनता है। ठीक है ना। चलिए 57, एसर्शन और रीजन की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोब्यूटेन इज लेस देन दैट्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। सही है, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलर मास होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ब्रांचिंग। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है रीजन में, इसका स्ट्रेंथ ऑफ वान डेर वाल फोर्स इन द स्ट्रेट चेन एल्केन आर लेसर, लेसर नहीं होगा स्ट्रांगर होगा देन दैट्स ऑफ ब्रांच चेन, नहीं तो आपका क्या होगा, आपका रीजन गलत हो जाएगा, एसर्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 57 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही सब देखो लिखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट विथ इंक्रीज इन द मोलर मास। ठीक है ना, चलिए 58 दो क्या दिया हुआ है, टाल्विन की जब Cl2 और UV अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो फ्री रेडिकल मैग्नीशियम रिएक्शन होती है, और जब फ्री रेडिकल मैग्नीशियम रिएक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे ए प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका CH2Cl, और यहाँ पे एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट B बन जाएगा, यहीं से Cl हटेगा और क्या बन जाएगा आपका CH2OH। तो अगर CH2OH बन जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका बेंजाइल एल्कोहल, क्या बन जाएगा बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसी से आपका प्रोडक्ट आपका बन रहा है। 59 जो कहा बेस्ट मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ एन एल्कोहल इनटू एन एल्किल क्लोराइड बाय द ट्रीटिंग विद द एल्कोहल विथ, तो दिया हुआ। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोले, अगर एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl बनेगा, यहाँ पर एल्किल क्या बनेगा आपका एल्किल क्लोराइड बनेगा, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस, डार्जन्स DORZEN डार्जन्स प्रोसेस, डार्जन प्रोसेस कहते हैं। और ये सबसे बेस्ट मेथड होता है क्या आपका यहाँ पर इसमें एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे SO2 दो गैसें निकलती हैं, SO2 प्लस HCl। ठीक है भैया, चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्कोहल की अगर SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएं द प्रेजेंस ऑफ pyridine तो क्या बन जाएगा आपका RCl प्लस SO2 प्लस HCl का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। 60 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन Z द फाइनल प्रोडक्ट Z इज, ठीक ना, Z पूछ रहा है क्या बनेगा। तो देखो भैया एसिटिलीन की अगर हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराएंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेंगे, और पाई बॉन्ड टूटेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका CH3CHO, एथेनॉल बन जाएगा। और एथेनॉल की अगर हम लोग क्या करेंगे ग्रिग्नार्डियन के साथ रिएक्शन कराएंगे और हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3COH और क्या हो जाएगा CH3। और जब फिर इसकी क्या करेंगे ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो आपका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ZCOCH3 प्रोपेनोन बन जाएगा। क्या बनेगा प्रोपेन टू ओन या प्रोपेनोन हो जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे ग्रिग्नार्डियन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, यहाँ पर O पे क्या जुड़ जाएगा आपका MgX और CH3 नीचे जुड़ जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका प्रोपेनोन। तो 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप ये बताओ, आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, चलिए 61 देखो भैया क्या दिया है, इन ऑर्डर ऑफ KB वैल्यू फॉर द एमीन इन गैसियस स्टेट। अगर गैसियस स्टेट की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसका ऑर्डर ये होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और अगर R की वैल्यू अगर C2H5 हो तब एल्किल की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे R इज इक्वल टू C2H5 हो तो इसका ऑर्डर क्या होता है 2 3 1 और अमोनिया होती है। और R अगर क्या हो आपका CH3 हो
तो क्या होगा आपका इसके लिए 2, 3, 1 और अमोनिया। अगर गैसियस फेज में होता है तो 3, 2, 1 और अमोनिया होती है। ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है ना, सॉरी यहाँ 2, 1, 3 होगा ना, 2, 1, 3। ठीक है भैया, चलिए 62 एन एल्कीन ये दिया हुआ है ट्रीटेड विथ B2S6 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो अगर फाइनल प्रोडक्ट की बात करते हैं हम लोग सर, तो यहाँ पर अगर प्रोपीन दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की अगर रिएक्शन करा रहे हैं B2S6 के साथ डाइबोरेन के साथ, और हम लोग क्या करें H2O2 यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेंगे, तो इसके साथ क्या बन जाएगा आपका 3 क्या बनेगा 3 मोल ले लेंगे क्या प्रोपेन। तो सबसे पहले इसके से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 यहाँ पर CH2 और क्या होगा होल थ्रायस B। और जब इसकी हम लोग क्या H2O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका यहीं पर CH3 CH2 CH2 OH प्लस क्या हो जाएगा आपका H3BO3 हो जाएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका प्रोपेनॉल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा प्रोपेन 1 या प्रोपेनॉल। तो आप कह सकते हैं क्या थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 62 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए 63 What would be the IPSC name and symbol of the element with atomic number 120? 120 की बात करें हम लोग तो इसका पूछ रहा आपका नेम क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या बोलेंगे अनबाइनिल। तो अनबाइनिल यही है आपका अनबाइनिल और क्या आई जोड़ लेते हैं तो अनबाई आपका का अनबाइनिलियम हो जाएगा। ठीक है, और ये पूछा जाएगा एटॉमिक नंबर। देखो क्या सिंबल पूछा गया, तो सिंबल तो हो गया आपका। और 120 वाला एलिमेंट किस ग्रुप में जाएगा आपका, तो बोल सकते हैं हम लोग क्या सेकेंड ग्रुप में जाएं। कौन से जाएंगे सेकेंड ग्रुप में जाएंगे। और कौन से पीरियड में जाएंगे तो हम कह सकते हैं हम लोग क्या यहाँ पर 8th पीरियड में उस एलिमेंट को रखा जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 120 होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर 120 की बात कर रहे हैं तो अनबाइनिलियम यही आपका हो जाएगा। देख सकते हैं भैया अनबाइनिलियम। ठीक है, चलिए 64 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एटिनाइड सीरीज की बात करेंगे तो एटिनाइड सीरीज की बात करेंगे तो क्या होता है आपका 7th पीरियड से राइज हुआ है। तो एटिनाइड सीरीज की बात करेंगे आफ्टर 89 टू आपका 103 मतलब आफ्टर 89 मतलब थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103। ये भी आपका सही है। दिज बिलोंग टू 7th पीरियड ये भी सही है। 5F सबसेल ऑफ द मेन ऑफ द रिसीविंग ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग क्या N-2 F 1 to 14 N-1 D 0 to 1 N-2 इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसका मतलब क्या होगा करेक्ट आंसर इसका 4th हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक से किसमें जाएंगे आपका N-2 F 1 to 14 में जाएंगे। ठीक है, चलिए देखो भैया सब यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ देखो लिखा हुआ है अगर हम लोग बात करेंगे तो थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 N-2 F 1 to 14 N-1 D 0 to 1 N-2। ठीक है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे F सबसेल में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसी को बोलते हैं F ब्लॉक के एलिमेंट हम लोग कहते हैं। 65 देखो भैया क्या लिखा मैचिंग दिया हुआ है तो मैच करना है। तो एल्कली मेटल की बात करेंगे तो S ब्लॉक से आते हैं तो एल्कली मेटल। ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेंगे तो D ब्लॉक से आते हैं। मेटल आयड एलिमेंट की बात करेंगे तो मेटल नॉन मेटल और मेटल आयड किस में आते हैं आपके हैं P ब्लॉक में आते हैं। लेंथेनाइड सीरीज की बात करेंगे तो F ब्लॉक में आते हैं। तो मेटल मतलब फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ ये दिया हुआ है। उसका क्या ट्रांजिशन मेटल D ब्लॉक। तो सेकेंड Q का थर्ड यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 65 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो भैया अगले देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे SPDF ब्लॉक हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 66 देखो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन
इज ए केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे C2H6 एल्केन है तो सभी एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। एल्कीन है तो इसका क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। एसिटिलीन है तो इसका ईच कार्बन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। और BeCl2 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, sp हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ पर sp3 की बात करेंगे तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख सकते हैं आप, अगर sp3 की बात करेंगे, CH4 मीथेन की बात करेंगे तो परसेंटेजेस करेक्टर भी देख सकते हैं यहाँ पर 25 एंड 75 और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। चलिए 67 की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस विल हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रांगेस्ट। तो याद रखिएगा यहाँ पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रांगेस्ट होता है। तो यहाँ पे O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है तो यहाँ पर स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। और यहाँ पे पूछेगा कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो यहाँ 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और दूसरी बात पूछा जाएगा यहाँ पे सबसे स्ट्रांगेस्ट किसका होता है तो HF का होता है। HF की सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसमें नहीं है लेकिन अगर इसके बाद अगर दिया हुआ तो क्या मानेंगे हम लोग, H2O मानते हैं। ठीक है ना, और 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पाई जाती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए 68 देखो भैया क्या दिया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग ट्राई एटॉमिक स्पीसीज की बात कर रहे हैं। तो ट्राई एटॉमिक स्पीसीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो NO2 और प्लस की बात करते हैं, NO2 प्लस की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कम और यहाँ पे लोन पेयर हो जाएगा तो इसका और कम हो जाएगा। इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल यहाँ पे इसका बनाएंगे तो आप ऐसे बना सकते हैं, कैसे, N डबल बॉन्ड O ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज, इसका क्या होगा बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा एक लोन पेयर की वजह से। ठीक है ना भैया। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं बॉन्ड एंगल किस जैसे दिखाना होता है तो H2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है 104.5, उसी बेसिस के आधार पे हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए 69 देखो क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल। अगर पोलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो जिसके पास क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट हो। लोन पेयर अगर प्रेजेंट हो रहा है तो प्रेजेंट अगर होगा तो वही क्या होगा आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा और उसका डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे तो क्या है, सभी सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। इनके पास एक लोन पेयर है तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपका, जीरो नहीं होगा, मीन्स यही क्या हो जाएगा पोलर। यहाँ XCF4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 2 लोन पेयर होते हुए क्या होता है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो, इसको बोलते हैं नॉन पोलर। और यहाँ पर भी क्या होगा, म्यू इक्वल टू जीरो, जिसको बोलेंगे नॉन पोलर। ठीक है ना। चलिए यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है ना, जिसके पास डाइपोल मोमेंट हो, जिसके पास लोन पेयर होते हैं उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपका, जीरो नहीं होता है। ठीक है, ये CF4 दिया है कि कहीं पे नहीं दिया। चलो 70 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो देखो भैया IF और इसके पास IF, यहाँ पे एक F बना दीजिए, तो देखो 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d स्ट्रक्चर इनकी बात करें, XCF2 जिनान डाइफ्लोराइड का, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, शेप लीनियर, शेप कैसा होगा, लीनियर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लीनियर। ठीक, और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें आइसो इलेक्ट्रॉन तो देख सकते हैं यहाँ पे आयोडीन का 53 होता है
और 9 दूना 18, 1 19 तो 19, तो 9 3 12, 5 1 6 1 7 72 इलेक्ट्रॉन इसके लिए हो जाएगा। और इसके लिए निकालेंगे तो 54 प्लस 9 दूना 18 तो 8 4 12, 5 1 6 1 7 72 इलेक्ट्रॉन, यही इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल की बात करेंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे अलग अलग है तो इसका क्या होगा, आपका निकालेंगे तो क्या होगा, आपका ना सेम होंगे या इसके स्ट्रक्चर नहीं सेम होंगे, यहाँ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका सेम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहे क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किए 46 से लेकर के 70 क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे हमारे रिस्पेक्टेड अनिकेत सर डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, तो आज आप लोगों ने SBTS का टेस्ट दिया होगा, SBTS 13, जो कि मॉडल टेस्ट था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन गया होगा और आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं अपनी पढ़ाई पे। और इतने समय बहुत कम टाइम बचा है नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं उसी का पेपर डिस्कशन। तो चलिए पहले जो आपके क्वेश्चन है 46 से लेके 70, वो क्वेश्चन रिस्पेक्टेड उपेंद्र सर ने डिस्कस कर दिए हैं और 71 से हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं और कैसा लगा फिर आप बताइएगा और जो भी डाउट हो तो क्लियर कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ FeCN का होल 6 4 माइनस FeH2O का होल 6 2 प्लस रेस्पेक्टिवली। तो मैं आपको बता दूं जो CN है बेटा, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और जब आप फिल करेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यहाँ पर जो N की वैल्यू हो जाएगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। तो यहाँ पर अनपेयर क्योंकि Fe2 प्लस आएगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0। यहाँ पर देखें तो Fe2 प्लस यहाँ पर आएगा, लेकिन जो H2 है वो आपका वीक फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड की जब हम बात करेंगे बेटा तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पर देखें बच्चा, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे यहाँ पर तो ये आपका हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर तो आप कह सकते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देते हैं भाई। तो 1 2 3 4 5 6 कितने अनपेयर्ड हैं बेटा, 4। तो n की वैल्यू कितनी है, 4। तो n की वैल्यू 4 है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो m इक्वल टू √n प्लस 2। ये आपका आ जाएगा कितना बेटा, 4 ब्रैकेट में 4 प्लस 2 6 और 6 4 या 24, ये आ जाएगा √24। और इसका बेटा रखोगे 0 0 रखोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, 0। तो 0 और 24 है 24 0, ये क्या है भाई। यहाँ से दोस्तों एक ऑप्शन गायब हो गया यार, 0 के साथ 24 था। ये लोग ऐसी गलती कर देते हैं भाई, कोई बात नहीं, तो हम आपको लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, 3rd हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये NCERT में दिया गया है बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन एक्वस सोल्यूशन। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊंगा बेटा, अगर हम बात करें HgCl2 एंड SnCl2 की, किसकी बात करें बेटा, HgCl2 और SnCl2 की, तो आप एक बात बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि देखिए SnCl2 और HgCl2 एग्जिस्ट नहीं करेंगे एक्वस में। क्यों नहीं करेंगे बेटा, बहुत क्लियर आपको बता दें, क्योंकि देखिए SnCl2 है, ये किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का, और HgCl2 किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर देगा और वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अगर बात करें तो अगर आप जब SnCl2 की रिएक्शन कराओगे HgCl2 के साथ तो SnCl4 बन जाएगा और Hg2Cl2 बनेगा, जो कि बेसिकली एक वाइट प्रेसिपिटेट देगा। और अगर यही काम आप SnCl2 में करते हो बच्चों, तो वहाँ पर आ जाएगा HgCl2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो SnCl4 और 2Ht निकलेगा, जो कि कैसा होगा, ग्रे प्रेसिपिटेट देता है। तो आंसर हो जाएगा HgCl2 और SnCl2, ये आपके एक्वस सॉल्यूशन पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना,
तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों इसका? फर्स्ट। जो बात मैंने बोली है उसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों नहीं एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज ये रिड्यूसिंग और ये ऑक्सीडाइजिंग काम करेगा, रिड्यूस कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये प्रेसिपिटेट भी देते हैं बेटा, ठीक है ना। HgCl2 है वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको, और ये जो Hg निकलेगा SnCl4 के साथ Hg, तो ये कैसा है? ग्रे प्रेसिपिटेट देगा। इन विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर सेम। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3+, यहाँ पर आएगा 3+, जो कि नहीं हो सकते सेम बिकॉज यहाँ 26 और 27। यहाँ पर देखें तो CN स्ट्रॉन्ग नहीं, यहाँ पर भी नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं बेटा, अगर जब आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3+, और यहाँ कितना आ गया आपका 2+, ठीक है। दोनों आपके वीक फील्ड लिगेंड हैं, ये भी आपका वीक फील्ड लिगेंड है बेटा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा कितने? सीधा मैं ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर कितना होगा D6, यहाँ पर कितना हो जाएगा D6, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पर 4:3D7 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, S से चले गए, एक यहाँ से चला गया बेटा, तो D पे कितने आ गए आपके 6 बचे। यहाँ पर कितने Fe 4:3D6 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 3D6। तो यहाँ पर दोनों क्या है, इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है बेटा? सेम है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फिल करोगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में मिल जाएंगे आपको बच्चों, ठीक है ना। चलो तो आंसर हो जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अ गैस इज फाउंड टू कंटेन इतने ग्राम नाइट्रोजन एंड इतने ग्राम ऑक्सीजन, सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें बेटा तो बहुत आसान है। नाइट्रोजन के लिए निकालो, कितना दिया गया है 2.34, डिवाइड बाई कर देना 14। ऑक्सीजन के लिए निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना बेटा 5.34, और डिवाइड बाई कितना 16, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 0.167, 0.167, और ये आ गया 0.333। यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो यहीं से निकाल लेते हैं, 0.167 छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दो 0.167, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 1, और ये आ गया लगभग 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका NO2। ये सिंपलेस्ट फार्मूला है। सिंपलेस्ट फार्मूला मतलब एम्पेरिकल फार्मूला ही बताना है, मॉलिक्यूलर नहीं बताना है बच्चों। तो आंसर आ गया आपका 4, ठीक है। चलो देखो बेटा, यहाँ से लिया गया था आपका, कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम इज -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन कैलकुलेट डबल ऑफ टोटल एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपसे, ठीक है ना, तो देखो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसको मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा भी बता सकते हैं, इसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी दी गई है सेकेंड ऑर्बिट की कितनी -27.2, इसको आप ना भी यूज करें तब भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे समझो भैया, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे सेकेंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा En माइनस का 13.6 इंटू Z² अपॉन बेटा N²। कह रहे हैं सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालना है, हाइड्रोजन के लिए डबल एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन के लिए। तो सेकेंड के लिए निकालना चाहते हो तो सेकेंड के लिए निकालोगे तो कितनी निकलेगी बेटा, सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप वैसा निकालना चाहो तो वो वैसे भी बता देंगे, दोनों कॉन्सेप्ट बता देंगे। इनटू बेटा हाइड्रोजन के लिए 1 अपॉन सेकेंड ऑर्बिट है, तो क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू कितनी 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4 से इसको कट करोगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 4×3=12 माइनस का 3.4 समथिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपका क्या कह रहा है बेटा कि डबल ऑफ टोटल एनर्जी, तो यहाँ पर आप कर देना, जो टोटल एनर्जी डबल निकालनी है तो माइनस का 3.4, डबल के लिए क्या कर दोगे 2, तो 3 दूनी 6, माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो आंसर हो गया माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आप ऐसे कर लीजिए, या फिर अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो रही है बच्चों तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है ना। ये टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी रख देना, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला लगा देना, Z -13.6 इंटू Z² अपॉन N²।
करोगे सेम आंसर आएगा बच्चों, करके देख सकते हैं आप लोग। ज़्यादा आसान ऐसे मुझे लगता है, तो आप लोग ये कर लीजिए, ये भी कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 टाइम ऑफ क्या होता है, टोटल एनर्जी, ठीक है ना। और याद रखना पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2 टाइम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पर एक बात बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, तो यहाँ पर आपको एनर्जी के लिए डेटा दिया गया है, इसको रख देना, डबल कर देना, आंसर आ जाएगा बच्चों। इसका आंसर आ गया कौन सा, 3rd। तो आप लोग ऐसे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगला देखो, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। तो देखो बेटा, हाइड्रोजन के लिए मैंने अभी बताया आप सबको, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है 2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी, ये टोटल है, टोटल एनर्जी, ठीक है ना। या फिर आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है -2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आपसे पूछा गया द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, तो आपका ये वाला सही है यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब कितना 2। और किसके लिए बेटा, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम या सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर बच्चों कई बच्चों ने गलती किया होगा, -2 लगाया होगा। ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है -2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इस वजह से आप लोगों को आंसर हो सकता है गलत हो गया हो, बट ध्यान रखिएगा बच्चों। कह रहा है इन एन एटम फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन द क्वांटम नंबर विल बी, तो n = 3 है तो 3 हो गया, l = 2 है तो बेटा l की वैल्यू अगर 0 है तो s ऑर्बिटल हो जाएगा, सॉरी सबसेल हो जाएगा। l की वैल्यू अगर 1 है तो p हो जाएगा, और 3 है तो d हो जाएगा, तो 3d हो गया भाई। और यहाँ पर कह रहा है ये, तो ऑर्बिटल कौन सा, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं भाई। देखो कई बच्चे ये क्वेश्चन भी गलत करके आए हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अगर देखें तो -2 -1 0 +1 +2। अब बच्चों अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो आप एक बात बोल सकते हैं कि सर +2 m = +2 पूछा है, तो सिर्फ बात इसकी कर रहा है आपसे, ठीक, किसकी कर रहा है, इसकी। तो अगर मैं आपसे बात करूं और स्पिन यहाँ पर दिया नहीं है बच्चों, ये भी करेक्शन है एक, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। ये थोड़ा सा टिक टीम हमारा गड़बड़ कर देती है, तो उसको हम आज बोल दिया जाएगा, तो अगली गलती आपसे नहीं होगी, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे। और बेटा एक बात बताओ, आपसे m = 2 मतलब इस ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है, और स्पिन कह दिया हाफ है, और +½ या -½ मतलब हाफ है, प्लस माइनस दोनों तो नहीं है। तो भैया इसका बात है यही है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन आया होगा बालिक। तो भैया इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, इंजाइमा क्या पता नहीं, ये सब पे ध्यान मत दीजिएगा कृपया करके, ठीक है। तो इसके कितना इलेक्ट्रॉन आया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन आया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो बेटा आप ऐसे मत लगा देना यार कि आप लोग डायरेक्ट इसको लिख दिए कि भैया ये 3 है और ये 3d है, और 3d में भैया 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दे रहे हैं। ना बाबू ना, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं, m की वैल्यू दी है, पर्टिकुलर इस ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हो, इस ऑर्बिटल में बोल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, समझे कि नहीं भैया। बच्चों देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे विच ऑर्बिटल हैज 2 एंगुलर नोडल प्लेन। तो एंगुलर नोडल प्लेन की जब हम बात करेंगे तो ये L के बराबर होते हैं। सर यहाँ पर अगर हम बात करें S के लिए जो L की वैल्यू होंगी, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो बेटा क्या कह रहा है, 2 नोडल प्लेन, एंगुलर नोडल प्लेन, तो कौन सा है बेटा, 3rd ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज L की वैल्यू कितनी 2 हो जाएगी, और L की वैल्यू अगर 2 है तो नोडल प्लेन कितने हैं, एंगुलर नोडल प्लेन 2, ठीक है ना बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। log Kp/Kc log RT = 0 इज ट्रू रिलेशनशिप फॉर विच। तो बच्चों आपको अगर बात करें तो यहाँ पर डेल्टा Ng देखना है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डेल्टा Ng की बच्चों पहली रिएक्शन में तो 1 और 1 2 होता है, -1 करोगे +1 आ जाएगा। इसके लिए अगर बात करें डेल्टा Ng की तो ये हो जाएगा आपका 2 - 2 और एक 3, तो ये -1 हो जाएगा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे तो आप बोलेंगे कि सर log Kp/Kc, तो ऐसे आप सबने पढ़ा होगा रिलेशन, Kp बराबर क्या होता है, Kc RT की पावर होता है डेल्टा Ng, जो कि हम लेके चल रहे हैं -1, ठीक है। अब बेटा अभी मत कहना सर इसको भी चेक कराइए, आप इससे कर लो, उसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा Ng हो जाएगा बेटा 2 और -4 करोगे तो -2, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ log ले लूँ तो log Kp बराबर हो जाएगा यहाँ पर log Kc
RT की पावर -1, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो लॉग हो जाएगा आपका Kp बराबर माइनस लॉग Kc। बस ठीक, पहले इसको नीचे ले लेते हैं। Kp अपॉन क्या हो जाएगा Kc बराबर हो जाएगा RT की पावर -1, लॉग ले लेंगे तो लॉग Kp अपॉन Kc, RT की पावर लॉग RT की पावर -1 आगे आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा लॉग Kp अपॉन Kc बराबर बेटा माइनस लॉग RT। इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा लॉग Kp अपॉन Kc प्लस लॉग RT बराबर 0। तो यहाँ पर अगर बात करें लॉग Kp अपॉन Kc लॉग RT इक्वल टू 0, तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा बच्चों डेल्टा एन जी अगर -1 होगा तो ये बनेगा। ठीक है, चलो अगले पे अगर बात करें बेटा, फॉर द रिएक्शन दी गई है कार्बन प्लस CO2 गिव्स 2CO, द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 आर इतना ATM रेस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। तो बच्चों इस रिएक्शन के लिए Kp लिखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO की पावर कितना है 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बिकॉज कोफिशिएंट 1 है, या एक्टिव मास कितना 1 हो जाएगा, सीधा सीधा रख दो। कितना दिया गया 2 की पावर 2, कितना दिया गया 4, तो यह क्या आ गया 1। बहुत आसान पेपर था बेटा, ज़्यादा टफ नहीं था क्योंकि बहुत सारे चैप्टर थे इसलिए उतना लेवल रखा नहीं गया। फिर कह रहा है PCl5 PCl3 Cl2, तो आप लिख लो PCl5, तो यहाँ पर आ गया आपका PCl3 प्लस बेटा Cl2। आप कहोगे सर मान लीजिए 1 मोल था 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, इक्विलिब्रियम पे अगर मैं बात करूँ आपसे एड इक्विलिब्रियम, टोटल मोल इक्विलिब्रियम पे कितने हो जाएंगे बेटा? टोटल मोल तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा खत्म तो ये आ गया 1 प्लस अल्फा। बेटा अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, यहाँ पर 1 प्लस अल्फा। सॉरी बेटा, अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ये और ये दोनों सेम आएगा, तो आप एक बात बोल सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2। और यहाँ किसी एक का मोल फ्रैक्शन दिया गया है, PCl5 से मतलब नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 कितना 0.3, तो आप लिख सकते हैं कि भैया यहाँ पर देखो बेटा इन दोनों का सेम आया, तो जो मोल फ्रैक्शन Cl2 का होगा वही PCl3 का होगा, तो कितना होगा 0.3 होगा। आंसर कितना हो गया? फर्स्ट हो गया। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है फाइंड आउट pH ऑफ सोल्यूशन हैविंग 2 × 10⁻³ मोल ऑफ OH माइनस आयन इन 2 लीटर सोल्यूशन। तो आप बोलोगे बच्चा यहाँ पर कि सर OH माइनस दिया गया है, तो यहाँ से बेटा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस सबसे पहले निकालो, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻³ मोल अपॉन वैल्यूम कितना दिया गया है 2, 2 से 2 खत्म 10⁻³ तो बच्चों यहाँ निकालोगे POH जो कि हो जाएगा आपका 3, तो pH हो जाएगा आपका 14 - 3 बराबर कितना बेटा 11। आंसर आ गया कितना 11। What will be the pH of 1 मोलर अमोनियम फॉर्मेट सोल्यूशन इफ Ka दिया गया है Kb दिया गया है। तो बच्चों इसमें आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा बहुत सिंपल, 7 + ½ pKa - pKb, और यहाँ पर Ka दिया गया है तो pKa हो जाएगा आपका 10⁻⁴ तो 4, और यहाँ pKb हो जाएगा 5। तो लगा देना बेटा फार्मूला pH का, pH बराबर pH बराबर आ जाएगा 7 + 1/2 ब्रैकेट में बेटा pKa - pKb, तो यहाँ हो जाएगा pH बराबर 7 + 1/2 4 - 5, तो यहाँ आ जाएगा pH बराबर, ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/2 0.5, तो 0.5 माइनस कर दो 6.5। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH का होल ट्वाइज इज 1 × 10⁻11 एट व्हाट pH प्रेसिपिटेशन ऑफ MgOH का होल ट्वाइज विल बिगिन फ्रॉम 0.1 मोलर Mg2+ सोल्यूशन। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा तो बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका KSP निकालोगे तो KSP इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+,
यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस की पावर 2, Ksp दिया गया है 1 × 10 की पावर माइनस का 11 इक्वल टू, इसको नीचे भेज दो तो यहाँ जाएगा Mg2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस की पावर कितना 2, तो यहाँ लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस की पावर 2 बराबर हो जाएगा 1 × 10 की पावर माइनस का 11 अपॉन हो जाएगा 0.1, तो यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस की पावर 2 बराबर हो जाएगा आपका 10 की पावर -10, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ चुका है बेटा कितना 10 की पावर माइनस का 5। चलो देखो बेटा आपको निकालना है यहाँ पर POH निकाल लो, यहाँ से POH निकालोगे बेटा तो ये आ जाएगा आपका 5 माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन 10 की पावर -5, तो POH आ चुका है कितना तुम्हारा 5, तो pH निकालोगे यहाँ पर, अगर pH कैलकुलेट करोगे तो pH हो जाएगा आपका 14 - 5, तो यहाँ पर pH बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। The work done by a system is 8 joule when 40 joule heat is supplied to the change in internal energy of the system during the process। डेल्टा E बराबर हो जाएगा Q प्लस W, एक्सपेंशन हो रहा है तो बेटा डेल्टा E बराबर हो जाएगा Q माइनस W, तो डेल्टा E बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, हीट कितनी दी गई है 40 माइनस कर दीजिएगा कितना 8, तो ये आ चुका है आपका डेल्टा E बराबर 32 किलो जूल पर मोल। 32 जूल में दिया है सारा कुछ, तो बच्चा जूल पे आ जाएगा आंसर 32 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, if 90 joule per gram of heat is exchanged at boiling point of water then what is increase in entropy। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको करना क्या है, आप सबने पढ़ा होगा बेटा चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा S बराबर होता है Q अपॉन T, तो ये दिया गया है कितना जूल पर ग्राम है, पर मोल होना चाहिए, तो 900 × 18 डिवाइड कर देना बेटा किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 373 ले लेना। इसको सॉल्व कर लो बेटा, जब सॉल्व करोगे, ये पर मोल के लिए मैंने 18 किया था मोलर मास ऑफ वाटर, तो आ जाएगा आपका 43.4 जूल पर केल्विन पर मोल, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप कैसा, आप क्या कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इंडिकेट दैट द प्रोडक्ट एज लीस्ट स्टेबल। तो बेटा दो चीज़ें हैं, अगर नेगेटिव साइन है तो एक्जोथर्मिक, पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक। अब पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा देखो कहाँ पर है, क्योंकि लीस्ट स्टेबल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर है भैया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 4। The vapor pressure of pure A is 10 torr at the same temperature. When 1 gram of B is dissolved in 20 gram of A, its vapor pressure is reduced to 9 torr if the molecular mass of A is 200 AMU, then the molecular mass of B। तो बहुत आसान है बेटा, कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, ठीक है ना, A के, तो देखो यार इधर निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना दिया गया है बेटा, A कितना 1 ग्राम, एक सेकेंड रुको यार, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A इज 10 torr एट द सेम टेम्परेचर व्हेन 1 ग्राम ऑफ B इज डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ A। तो बेटा एक बात बताओ, A के अगर हमें मोल निकालना है तो सीधे सीधे कितना 20 ग्राम, और कितने पे बेटा 200 मोलर मास है इसका A का, तो 200, तो ख़त्म, कितना बचा बेटा 2 से 2 ख़त्म 0.01, ठीक है, एक सेकेंड 0.1, ठीक है। अब कह रहा है आपसे, आप निकालो आप लोग 0.1 आ चुका है बेटा। अब अगर यहाँ पर बात कहूँ तो यहाँ से आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला बेटा P0A माइनस PS अपॉन P0A, तो P0A माइनस PS अपॉन P0A, तो अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये हो जाएगा आपका कितना, कितना दिया गया बेटा 10 torr एट द, तो 10 माइनस 9 अपॉन 10, तो आ चुका है 1/10, ये भी कितना आ गया 0.1, ठीक है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो यहाँ लिख देते हैं
यहाँ से निकाल लिया 0.1, तो ये मिल गया सर आपको और मोल मिल गए। ठीक है, अब क्या पूछा गया बेटा, इफ़ द मॉलिकुलर मास ऑफ ए व्हाट द मॉलिकुलर मास ऑफ बी पूछा गया है। तो बेटा अगर हम यहाँ पर बात करें आप सबसे बहुत सिंपल से बात करें तो आप इसको रख लीजिए, मोल फ्रैक्शन अगर आपको दिया गया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया 0.1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आया है यार, ए का दिया गया था ना, हाँ तो उसको कैसे करोगे, बी का वेट दिया तो गया है, तो यहाँ पर बेटा देखो इसका रखोगे तो 1 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ बी हो जाएगा अपॉन बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आ चुका है आपका कितना, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना 0.1 और इनटू हो जाएगा बेटा 1 अपॉन एम बी। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करोगे 0.1 इंटू 0.1 और इसको सॉल्व करोगे तो नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ से मॉलिकुलर वेट ऑफ बी निकालो कितना आएगा, .01 आ जाएगा। MB 0.1 माइनस करोगे 0.1 में तो 0.9, ठीक, तो ये आ गया आपका 0.9 अपॉन 0.01, तो इसको लिख सकते हैं 1/100 90 AMU आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा दोस्तों 90 AMU। ठीक है, कैलकुलेशन मतलब था वो भी आसान था, मतलब कई सारे स्टेप थे। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो देखो, अब इसका सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इधर भेज दो 0.1 0.01 आ गया और यहाँ पर कितना बचा प्लस लगा दो यहाँ पे, ठीक है ना, एलसीएम लेके, तो कितना आ गया बेटा 90 AMU। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम यूरिया बॉयल एट इतने डिग्री सेल्सियस, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो 1 ग्राम यूरिया है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे यूरिया का, तो मोल निकालोगे यूरिया का तो कितना है 1/60 आ गया, मोलर मास ऑफ यूरिया 60 हो जाएगा। इसका निकालो बेटा ग्लूकोज का, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 3 अपॉन कितना 180, तो ये आ गया 1/60, तो 1/60 1/60 दोनों के सेम मोल आ गए। तो आप सबने पढ़ा है डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है बेटा I इंटू के बी इंटू बेटा मोलैलिटी, दोनों के लिए सेम है, के बी भी दोनों के लिए सेम हो जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर। तो जो डेल्टा होगा, जो डेल्टा टी बी उसका होगा वही इसका हो जाएगा, बिकॉज अमाउंट क्या है सेम है। तो कितना दिया था 100.25 डिग्री सेल्सियस, तो 100.25 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.585% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन है 27 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों सीधा सीधा फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, फार्मूला पाई इक्वल टू I इंटू सी इंटू आर इंटू टी होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इतने परसेंट पूछ रहा है तो I की वैल्यू सीधा सीधा कितनी रख दो बेटा, वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा NaCl का 2, तो यहाँ पर पाई इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू कंसनट्रेशन 585 डिवाइड 58.5 मोलर मास NaCl का, मोल आ गए, वॉल्यूम 0 पॉइंट कितना 1, ठीक है। यहाँ पर टी टेम्परेचर कितना बेटा, आर की वैल्यू 0.082 रख लो, इनटू बेटा टेम्परेचर कितना दिया गया है 300 केल्विन। ठीक है, सॉल्व करो भैया इसको, पाई कितना आएगा, तो 0.01300, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 4.2, कितना आएगा बेटा 4.2 ATM, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट वगैरह लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऐसे ही टेस्ट देते रहिए, मिलते हैं बेटा अगले डिस्कशन पे।